ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हाल ही में जो अभी परीक्षा परिणाम सामने आए हैं आपने देखे होंगे, तो उसमें ये देखने में आता है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी बहुत कम हैं। हिंदी मीडियम से बहुत कम विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं। और पहले भी मैंने इसके बारे में बहुत बार आपसे चर्चा की है, लेकिन फिर से कुछ लोगों का फ़ोन आया कि आप इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या हम हिंदी से इंग्लिश में जंप कर सकते हैं। दोनों चीज़ें, हिंदी मीडियम में भी सिलेक्शन होते हैं, बस ये है कि एक तो हिंदी की क्वालिटी आपको अच्छी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हिंदी में अच्छे बच्चे नहीं होते, लेकिन सिंसियर बच्चे और अच्छे कोर्स और अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले बच्चे सामान्यतः इंग्लिश मीडियम के होते हैं। इसलिए ये मान्यता आ जाती है कि इंग्लिश मीडियम ज़्यादा श्रेष्ठ है, हिंदी मीडियम उतना अच्छा नहीं है, जबकि ये इसका इससे श्रेष्ठता से कोई लेना देना नहीं है। तो इस बारे में एक ये है कि किसी भी मीडियम में आप लिखेंगे तो लिखने की जो क्वालिटी है, उसकी जो पारिभाषिक शब्दावली है, वो आपको लिखना होगी। पॉलिटी लिखने के लिए पॉलिटी का अपना एक टर्मिनोलॉजी वाला शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है पॉलिटी की। इकोनॉमी को इकोनॉमी की टर्म्स में लिखना पड़ता है, इन्वायरमेंट को इन्वायरमेंट के हिसाब से लिखना पड़ता है। तो जब भी आप मीडियम चेंज करेंगे तो आपकी पढ़ने की आदत भी आपको उसी नए मीडियम में बनानी पड़ेगी। अगर आप इंग्लिश में आएंगे तो इंग्लिश के हिसाब से करना पड़ेगा आपको। अगर आप सोचेंगे कि हम मतलब केवल इंग्लिश में लिखना सीख लें और सेंटेंस बनाना सीख लें, ग्रामर का ध्यान रख लें, उससे बात नहीं बनेगी। आपको थोड़ा सा हर जो सब्जेक्ट है उसकी अपनी एक भाषा है, उस भाषा की इंग्लिश यानी उसको इंग्लिश में करना पड़ेगा। उसके बिना जो है वो ठीक नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि जब भी आप लिखेंगे तो लिखते समय में हम लोग जो बहुत सारे टॉपिक जब लिखते हैं तो उसमें कई बार बहुत ही ऑर्डिनरी लैंग्वेज को यूज़ कर लेते हैं, बहुत ही, जबकि लीगल वाले हिस्से को लिखने के लिए हमको लीगल लैंग्वेज लिखना पड़ेगी और उन टर्म्स में बात करना पड़ेगी। तो लीगल के लिए जैसे लीगल वाला अभी अगर सीआरपीसी, आईपीसी को अब नया जो है हम लोग भारतीय न्याय संहिता और इस तरह से हम लोग बोल रहे हैं, नए कानून आ रहे हैं हमारे सामने। तो नए कानूनों के हिसाब से तो आपको जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको हिंदी में कहीं जाकर के और जाके सीखना होगा। उल्टा है, इंग्लिश वालों को हिंदी लिखना सीखना होगी। यहाँ उल्टा है, पहले था कि हिंदी वाले इंग्लिश में लिखना सीख रहे थे, अब वो हिंदी में बनाया है, मूल रूप से हिंदी में बनाया। अब केंद्र सरकार ने वो समय नहीं बताया अभी, लेकिन कर सकते हैं, कोई असंभव नहीं है। मेरा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति रोज़ 8 घंटा प्रैक्टिस करे तो 6 महीने में उस हिस्से तक पहुंच सकता है। और जितना भी वो पहुंचेगा मीडियम चेंज करने के बाद, हिंदी से तो ज़्यादा ही मार्क्स लेके आएगा। हिंदी मीडियम में जो लिखेगा उससे ज़्यादा नंबर उसको इंग्लिश में मिलेंगे। तो इसलिए बहुत कठिन काम नहीं है। अब कुछ बच्चों में डर होता है इंग्लिश को लेके कि इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू में यदि हमसे फिर इंग्लिश में सवाल किए गए तो फिर कैसा होगा। तो मैंने ये परीक्षा दोनों मीडियम से निकाली हुई है, हिंदी से भी निकाली हुई है और इंग्लिश मीडियम से भी निकाली हुई है, दोनों मीडियम से निकाली है। और जब मैंने इसको इंग्लिश मीडियम से निकाला तो तब जो इंटरव्यू हुआ था तब वो सारे हिंदी में बात करने वाले लोग थे। उल्टा था, मैं इंग्लिश में तैयारी करके गया, लेकिन वहाँ जो इंटरव्यूअर थे जितने भी पूछ रहे थे
वो सब हिंदी वाले थे, और अधिकांश लोग हिंदी में ही बात कर रहे थे और हिंदी में ही बात करना चाहते थे, वो इंग्लिश में जाना ही नहीं चाहते। तो ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। जैसे अब JNU का वो हिंदी का एक प्रोफेसर था, उसको इंग्लिश नहीं आती, और ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग थे जिनको हिंदी इंग्लिश आती ही नहीं है, वो इंटरव्यू के बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। और इसी तरह मान लिया जाए आपका हिंदी मीडियम है और साउथ इंडियन कोई ऐसा आदमी है जो, या महिला है जो चेयरमैन बन के बैठा है, चेयरपर्सन है आपके बोर्ड का, तो उससे भी कोई लेना देना नहीं कि वो जो हिंदी मीडियम रखा हुआ है तो आपसे हिंदी में पूछा जाएगा, तब वो आप उसके क्वेश्चन भी इंग्लिश में होंगे और आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश में समझाने की कोशिश भी, टर्म्स वगैरह तो इंग्लिश में ही बोलनी पड़ेगी, नहीं तो वो अपने साथियों से पूछे कि ये क्या कह रहे हैं, तो वो भी फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका हिंदी मीडियम से और इंग्लिश मीडियम से लेना देना नहीं कि आपने हिंदी ले लिया तो इंटरव्यू में आपसे हिंदी में ही बात की जाएगी, इंग्लिश ले लिया तो इंग्लिश में ही की जाएगी। बहुत ज़्यादा वो ये फालतू का हुआ बना रखा है। जिन लोगों ने ये सब इंटरव्यू वगैरह दिए नहीं, उन लोगों के काम है ये सब, ये जो बकवास फैलाने का। बाकी आप समझिएगा इसको, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा है मेंस में लिख कर के मार्क्स कैसे लेके आएंगे। तो इंग्लिश के प्रति, हिंदी के प्रति भी पूर्वाग्रह है, इंग्लिश के प्रति भी। इंग्लिश के प्रति ये है कि इंग्लिश वाले बच्चे तेज होते हैं, इंग्लिश के बच्चे अच्छे होते हैं, और इसलिए वो इंग्लिश वालों को ज़्यादा नंबर देते हैं। लेकिन मान लिया जाए इंग्लिश वाले बच्चे बहुत बड़ी संख्या में हैं, तो क्या सारे बच्चे तो पास नहीं हो सकते? इसलिए वो क्वालिटी पे तो जाना ही पड़ेगा। लिखने की क्वालिटी जिसकी ज़्यादा अच्छी होगी, प्रेजेंटेशन जिसका ज़्यादा अच्छा होगा, हैंड राइटिंग जिसकी ज़्यादा अच्छी होगी, और कंटेंट जिसका ज़्यादा अच्छा होगा, और जो बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल और फैक्चुअल का बैलेंस बना करके चलता है, बहुत अच्छे से प्रोज और कॉन्स बना के चलता है, बहुत अच्छे से कंक्लूज़न लिखता है, कंक्लूड करता है चीज़ों को, और वे फॉरवर्ड लिखता है। तो ये चीज़ें जितने बच्चे जिस तरीके से करते हैं, उसके आधार पे उनको नंबर मिलते हैं। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपका मीडियम क्या है। तो मीडियम इशू है, मीडियम से फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं पड़ता कि इंग्लिश मीडियम का फिर कोई भी बच्चा जो है वो टॉप कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। इंग्लिश मीडियम भी है तो इंग्लिश मीडियम में भी क्वालिटी विकसित करना पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश तो ले लेते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है, इंग्लिश की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो वो कई बार इंग्लिश में जो लिखते हैं उसका अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, उस शब्द को वहाँ नहीं लिखा जाना चाहिए, वैसा वो लिख देते हैं। हमेशा उसमें कुछ एक गुंजाइश रखनी होती है, एम्बिग्विटी की गुंजाइश रखनी होती है। कई जगह पर आपको ऐसा लगना एकदम स्पष्ट सामने निकल करके नहीं आना होता है। तो ऐसी भाषा तो आपको विकसित करनी पड़ेगी, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट है कि परीक्षा की तैयारी कौन से मीडियम में की जाए। तो 3-4 चीज़ें हैं इंग्लिश मीडियम के प्रति। पहले मैंने बताया था बहुत बार, लेकिन बच्चे अभी बार बार पूछ रहे हैं, इसलिए थोड़ा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार मैं बता चुका हूँ। एक तो स्टडी मटेरियल पहले के समय में केवल इंग्लिश में ही ज़्यादा अवेलेबल था, हिंदी में ज़्यादा मटेरियल नहीं था। अब हिंदी में अच्छी क्वालिटी का मटेरियल ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। तो हिंदी में भी मटेरियल अवेलेबल है। अब मटेरियल वाला प्रॉब्लम तो अब नहीं बचा। गाइडेंस की बात जहाँ तक करें तो लोग पूरे देश में जितने इंग्लिश मीडियम की कोचिंग वाले हैं वो भी हिंदी बोलने लगे हैं और खिचड़ी भाषा में बात करते हैं, इंग्लिश जिसको कह सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश में मिला करके ही बात करते हैं, टर्मिनोलॉजी सारे इंग्लिश में बोलते हैं और बाकी कम्युनिकेशन हिंदी में करते हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम की जो कोचिंग क्लासेस हैं वहाँ पे भी अगर आप लेक्चर वगैरह यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो इसी प्रकार के लेक्चर मिलेंगे। करंट अफेयर्स का मटेरियल भी हिंदी में बहुत है। तो मटेरियल की कमी नहीं है, मटेरियल की कमी नहीं है। बस ये है कि इंग्लिश मीडियम में जिस तरीके से लोग टू द पॉइंट आसानी से लिख लेते हैं और हिम्मत कर लेते हैं, टू द फ्लो चार्ट बनाने की हिम्मत कर लेते हैं, इंग्लिश में कर लेते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो ये बोलने में अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स मतलब राजनीति का अपराधीकरण और फिर अपराधों का राजनीतिकरण, है ना, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम या क्रिमिनल्स।
तो क्राइम का फिर पॉलिटिसाइजेशन करना, तो दोनों चीज़ होती है ना। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है और वोटर को भी इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि पॉलिटिक्स में जो बहुत ऊपर है आदमी, अब ये जो इंग्लिश में लिखा है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, तो ये एकदम ऐसा लगता है कि प्रभावी शब्द है और दोनों लिख के वो एकदम खुश होता है और इंग्लिश वाला बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस लिख देता है। हिंदी वाला जब इसी को लिखेगा कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराधों का राजनीतिकरण, तो वो अपने आप में एक तो लिखते समय में भी उसमें इन्फीरियरिटी रहती है और उसको लगता है कि ये लिखने से कोई फ़र्क भी पड़ेगा या बहुत बड़ी चीज़ होगी, तो वो थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न होता है, इस वजह से उसमें कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई देती है इसलिए वो उसको अच्छे से बोल्ड लेटर में या अंडरलाइन करके नहीं लिख पाता। तो एक तो आप लोग ये देखें कि हिंदी मीडियम यदि ले रहे हैं तो हिंदी मीडियम में फिर उन चीज़ों को बहुत ही बोल्ड लेटर में बहुत अच्छे से लिखने की आदत डालिए, ठीक है। और हिंदी मीडियम में जब भी आप लिखेंगे तो आपको ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखना होगा। जब आप पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम लिखेंगे तो उसको ब्रैकेट बंद करके उसके सामने लिखेंगे कि अपराधों का राजनीतिकरण, ठीक है। और ये जो एक दूसरे के साथ है, उसके बाद उसका प्रभाव आप एरो बना करके ऐसे फ्लो चार्ट बना करके जैसे इंग्लिश वाले दे देते हैं, तो हिंदी वालों को भी वो कॉन्फिडेंस लाना होगा। वो कॉन्फिडेंस की कमी है थोड़ी सी, वो कॉन्फिडेंस की कमी। अब देखिए ये जो एक बहाना है वो थोड़ा सा समझिए कि मैंने आपको पहले भी मीडियम के मामले में बताया था कि किसी भी गांव में, किसी भी शहर में अगर कोई परिवार है और वो अच्छा कमाता है और उसके पास पढ़ाई के ऊपर पैसा खर्च करने की ताकत है और उसके 2-3 बच्चे हैं और अगर वो उनको पढ़ाना चाहता है 1-2 बच्चों को, तो वो उन बच्चों को, चूँकि वो पैसे वाला है, थोड़ा सा मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, तो वो इंग्लिश मीडियम में ही भर्ती कराता है, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में कराता है। हिंदी मीडियम में 90% बच्चे शौक से नहीं जाते, मजबूरी में जाते हैं। या तो उनको वहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी इंग्लिश मीडियम की, इस वजह से जाते हैं, या उनके माता पिता सक्षम नहीं थे भर्ती कराने के लिए, इस वजह से जाते हैं। 10% बच्चे हो सकता है कि एज ए कल्चर के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए, भारतीय होने के नाते, जैसे सरस्वती शिशु मंदिर में जाते हैं कुछ बच्चे क्योंकि वो RSS से जुड़े होते हैं, कुछ लोग भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, इस वजह से वो इंग्लिश को नहीं अपनाना चाहते। ऐसे बच्चे ज़्यादा से बहुत ज़्यादा माने तो 10% से ज़्यादा बच्चे भारत में नहीं हो सके, 5% ही होंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग सक्षम हैं, खर्चा करने में सक्षम है, हम लोगों ने दोनों तरह की मैगज़ीन निकाली थी। इंग्लिश मैगज़ीन निकाली थी, उसका उस ज़माने में 100 रुपया था, और हिंदी मैगज़ीन निकाली थी, उसका 50 रुपया था। लेकिन हिंदी मैगज़ीन ज़्यादा बिकती नहीं थी, इंग्लिश वाली ज़्यादा बिकती थी। तो इंग्लिश में, इंग्लिश के जो मीडियम के पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका परचेसिंग पावर ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा खर्च करते हैं। अगर आप कोई मैगज़ीन मार्केट में लॉन्च करोगे तो इंग्लिश की धड़ाधड़ बिक जाएगी, हिंदी वाली पड़ी रह जाएगी। हिंदी वाला केवल मैगज़ीन को देखता है, दुकान पे जाके पलटता है, खरीदता नहीं है, ठीक है ना। ऐसी तरह से बुक्स ज़्यादा कौन खरीदते हैं, तो इंग्लिश वाले बुक्स ज़्यादा खरीदते हैं, मैगज़ीन ज़्यादा खरीदते हैं, डेली न्यूज़पेपर है तो वो ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है। तो एक और हिंदी न्यूज़पेपर जितने भी हैं उनमें सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, ट्रांसलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर हैं उनकी कॉपी पेस्ट होता है, लेकिन वो हिंदी में ट्रांसलेट करके होता है, तो एक दिन लेट हो जाता है, कई बार उसका अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है उसमें चीज़ें, तो थोड़ी सी दिक्कत है ये। और बचपन से ही जब वो ऐसे बच्चे अलग से ट्यूशन भी करते हैं क्योंकि उनके माता पिता खर्चा कर देते हैं, तो फिर वो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं। 11वीं 12वीं में सबसे ज़्यादा बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले करते हैं, हिंदी वाले कम करते हैं, और निकलते भी वही, वहाँ पर भी सक्सेस रेट इंग्लिश का ही ज़्यादा है। और वही बच्चे फिर निकल करके सारे क्लेट किए हुए, ये तमाम प्रकार की एग्ज़ाम दिए हुए जितने बच्चे ग्रेजुएट होते हैं अलग अलग स्ट्रीम में, वही सब बच्चे फिर जो है सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं। और सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए जब वो आते हैं तो फिर एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे जिन्होंने टेक्निकल एजुकेशन ली, जिन्होंने मेडिकल एजुकेशन ली, जिन्होंने हायर एजुकेशन ली इंग्लिश में, उनका एक नॉलेज पुल बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी परचेसिंग पावर अभी भी ज़्यादा है
जिसकी कोचिंग करने की ताकत अभी भी ज़्यादा है, और जिसकी अंडरस्टैंडिंग, समझ, नोट्स बनाने की और किताबें खरीदने की वो अभी भी ज़्यादा है। तो ऐसा करके जब ये सारे बच्चे अभी फिर से इस कंपटीशन में आएंगे तो लगभग उतना ही प्रतिशत यहाँ पे भी दिखाई पड़ेगा। इसलिए कोई किसी को एकदम से पीछे नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है किसी को पीछे। अभी जो सी सेट के ऊपर थोपा जा रहा है, सी सेट में ढेरों बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले फेल हुए हैं, ढेरों बच्चे। इंग्लिश मीडियम जिनका था वो पास हो गए, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो चॉइस हमने कई बार कहा कि जो मैथ्स वाला होता है वो मैथ्स करके ही मानता है, उसको लगता है मुझे मैथ्स करनी है क्योंकि मैं मैथ्स का हूँ, मैंने मैथ्स पढ़ा है। 11th-12th जिसने मैथ्स पढ़ लिया उसको लगता है कि मैं मैथ्स को सॉल्व करूँगा। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं कि वो हर जगह पर, जैसे मैं कई बार बोलता हूं कि मेडिकल की शॉप पे जब जाते हैं तो वो छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए भी कैलकुलेटर लेता है। 3-4 चीज़ें जोड़नी है, 34 रुपये हुए तो बाकी पैसा आप दे दो, उसमें क्या दिक्कत है। 100 रुपये का नोट दिया है तो 34 रुपये हुए तो बाकी का पैसा दे दो उसको, दिक्कत क्या है। लेकिन वो हर चीज़ को टाइप करे उसमें, वो कैलकुलेट करने के लिए बहुत तेज, हाथ बहुत तेज चलते हैं लेकिन उससे ज़्यादा तेज तो दिमाग चलता है। हाँ, एक 16 की चीज़ है, एक 14 की चीज़ है, बाकी 4 रुपये की तो 34 हो गया, है ना। तो अब उसमें इन सबको 16 + 14 + फिर 4 करेगा, फिर बाद में जाके 34 करेगा, फिर उसको 100 लिखेगा, फिर उसमें से -34 करके फिर ऐसे वो कहेगा इसको मुझे 66 ये देना है पैसे, और तब वो नोट गिन के 66 करेगा। तो ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया। यही चीज़ मैथ्स वाले करते हैं और उसी में वो मारे गए सारे लोग सी सेट में। दरअसल जैसे 93 रुपये अगर मान लिया जाए आपको देना है और 100 के नोट के 100 नोट हैं और 93 नोट जो है वो आपको देना, 93 नहीं गिनना है, 7 ही गिनना है, बाकी 93 हैं। तो ये एक तरीका होता है कि आप इधर से चलें कि आप 7 काउंट कर लीजिए, बाकी उसको पकड़ा दीजिए, ठीक है ना। लेकिन वो क्या करता है मैथ्स वाला कि हर जगह वो अपना फार्मूला लगाता है और उसमें उसने सबसे पहले मैथ्स के सवाल ठीक करने शुरू किए। उसने सोचा कि ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूं और वो उसमें उलझ के रह गया टाइम सारा। अगर उसने कॉम्प्रिहेंशन से शुरू किया होता, उसने अनसीन से शुरू किया होता और उसके बाद वो रीजनिंग में आता और फिर समय मिलता तो मैथ्स करता, तो ये झंझट नहीं होता है, सारे बच्चे पास हो गए। वो अप्रोच जो है वो थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे फेल हुए वो मैथ्स वाले हुए, खास करके इंजीनियरिंग वाले, एमटेक वगैरह ऐसे बच्चे सबसे ज़्यादा फेल हुए। तो ये मुझे नहीं लगता कोई कठिन परीक्षा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। वो उसने अपनी रणनीति खेली है कि मैं ऐसे बच्चों को ट्रैप कर सकता हूँ कि नहीं, है ना, कि जो केवल मैथ्स में उलझना चाहते हैं। ठीक है, तो उलझना चाहते हैं तो उलझ जाओ। और जानबूझ करके 90% जो थे क्वेश्चंस वो ऐसे थे जिनके सवाल गलती होने थे, बहुत मुश्किल कर दिए थे उसने। तो ये एक रणनीति का हिस्सा था, तो उस ट्रिप में नहीं आना है। न तो मीडियम कोई बहुत बड़ा हिस्सा है, ना ही कोई वो है। लेकिन हाँ, इंग्लिश मीडियम में यदि आप कर सकें, अभी आप बिगिनर हैं और यदि ज़्यादा समय नहीं हुआ है तैयारी करते हुए और इंग्लिश समझने में दिक्कत नहीं आती है, बोलने की कोई ज़्यादा टेंशन मत करिए। मैंने अभी बताया इंटरव्यू में कोई इंग्लिश नहीं बोलता ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी मीडियम वाले से भी कई बार इंग्लिश में ही सवाल होते हैं, हिंदी में होते ही नहीं है, और उसको फिर इंग्लिश ही टूटी फूटी बोलनी भी पड़ जाती है, कई बार हो जाता है ऐसा। और ऐसे ही इंग्लिश वाले को वहाँ हिंदी बोलना पड़ जाता है क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती चेयरमैन को। तो ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, इसको तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलना इतना बड़ा इशू नहीं है, लिखने की बात है, लिखना पड़ेगा। और लिखने में भी टर्मिनोलॉजी बेस्ड लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने केवल मीडियम तो ऐसे कम्युनिकेशन कर दिया, ऐसा नहीं है लेकिन कर सकते हैं, क्योंकि आखिर बहुत सारे बच्चे हमने देखे जिनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है लेकिन वो रैंक निकाल ले गए। इसका मतलब है कि मात्र इंग्लिश में लिखा हुआ ही मार्क्स दिला रहा था उसको, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी इंग्लिश की, लेकिन उसके बावजूद भी उसको मार्क्स मिल रहे थे। इसलिए यदि आप कोशिश करेंगे और टर्मिनोलॉजी थोड़ी सीख लेंगे और लिख देंगे तो हो जाएगा, बन सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलें। जैसे पहले पॉलिटी ले लिया, पॉलिटी को इंग्लिश में पढ़ लिया, है ना। आप जैसे इम्पीचमेंट लिखिए, महाभियोग लिखने के बजाय इम्पीचमेंट लिखने की आदत डालिए। स्पेलिंग थोड़ा सा पहले चेक कर लीजिएगा एक बार। ऐसे ही जब भी विधानसभा लिखना हो तो लेजिस्लेटिव असेंबली लिखिएगा। मैं तो लेक्चर देता हूँ तो अब मैंने थोड़ा सा इंग्लिश का ज़्यादा यूज़ किया है, टर्म्स में सारी इंग्लिश में बोल रहा हूँ।
तो ये वो ऐसे बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो मीडियम ट्रांजिशन में रहे हैं, और अगर वो चेंज करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। तो मुझे लगता है मीडियम वाला कोई भी इशू नहीं है। और अगर कोई बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं इस मीडियम से, तो मैंने आपको बता दिया कि नॉलेज पूल पूरा ही इंग्लिश मीडियम का है भारत का। सबसे ज़्यादा सुविधाएं उनके पास है, रिसोर्सेज उनके पास हैं, कोचिंग उनके पास है, बुक्स है, मटेरियल है, और बड़ी संख्या है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे जो कॉपी चेक करने वाले हैं वो इंग्लिश से इम्प्रेस हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो वो इंग्लिश वालों को ज़्यादा मार्क्स देते हैं, ये बात तो रहेगी। लेकिन हिंदी मीडियम से भी मार्क्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदी में मैंने जब दिया था तब ऑब्वियसली इंग्लिश में ज़्यादा आए थे, लेकिन हिंदी में जब दिया था उससे करीब 150-200 नंबर ज़्यादा आए थे इंग्लिश में जब दिया तो 150-200 ज़्यादा है। उससे पहले सिलेक्शन तो उसमें भी हुआ था, हिंदी से भी हुआ था, लेकिन फिर इंग्लिश जब किया तो 150-200 नंबर ज़्यादा है। पर इंग्लिश था भी अच्छा, क्योंकि मेरा तो ऑप्शनल भी जोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी था, जिसको हिंदी में लिखना टफ है। हिंदी में लिखना बहुत मुश्किल काम था। मतलब जब हम हिंदी कर रहे थे तो और ज़्यादा पसीना आ रहा था, उसको इंग्लिश में तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी। बस डर एक ही लगता था, क्योंकि गांव के स्कूल से पढ़े हुए थे, बहुत छोटे एरिया से थे, तो फ्लुएंट इंग्लिश से डर जाते थे कि इतना फ्लुएंट तो हम नहीं बोल पाएंगे और वहाँ तो फिर भगा देंगे। तो फिर जब जा कर के देखा कि हिंदी से भरे हैं फिर भी वो तो इंग्लिश में ही करना पड़ रहा है, तो फिर मतलब ही क्या रहा। और फिर जो इंग्लिश वालों को जो बोर्ड मिल रहा था वो हिंदी वाला मिल रहा था, कि वो सब बताते थे हमसे तो हिंदी में, हमको तो समझ में नहीं आया वो क्या पूछना चाह रहे हैं। तो हैं ऐसे लोग, सभी तरह के लोग हैं। इसी तरह से आइडियोलॉजी भी, एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, एक राइटिस्ट, एक लेफ्टिस्ट, दो आइडियोलॉजी भी वहाँ बैठी रहती है। तो जैसे मीडियम बैठा रहता है उससे ज़्यादा तो आइडियोलॉजी ज़्यादा खतरनाक है, मीडियम उतना खतरनाक नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही मान लिया जाए कोई पत्नी से ही चटा हुआ है, बहुत परेशान है, और मान लिया जाए ऐसा ही कोई है तो फेमिनिस्ट आप हो और फेमिनिस्ट विचारधारा में आपने कुछ बोल दिया तो वो तो और परेशान कर देगा। तो इंटरव्यू में तो बहुत सारे फैक्टर हैं। इंटरव्यू में तो आप उसका भविष्य तो नहीं जान सकते ना कि ये व्यक्ति की बैकग्राउंड क्या है, या बैकग्राउंड तो पता चल जाता है, लेकिन इसकी हालात कैसे गुजर रहा है, किन हालातों से गुजर रहा है, ये आप नहीं समझ पाते। तो वो एक अलग मैटर है। हाँ, मेंस का जो बच्चे इंग्लिश मीडियम करना चाहते हैं वो वही उनको फिर एनसीईआरटी से शुरू करना होगा। जनरली मैं एनसीईआरटी उस तरह से सजेस्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम की शुरुआत करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि उससे ऊपर का इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साहित्यिक इंग्लिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, लिटरेचर वाली शेक्सपियर वगैरह नहीं पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने से काम हो जाएगा। वहाँ बहुत छोटी छोटी विचारधाराएँ दी हुई हैं, बहुत ही छोटी छोटी विचारधाराएँ दी हुई हैं। लेकिन यही चीज़ है कि इंग्लिश में जैसे आपने लोकतंत्र की जगह पर एक शब्द सीख लिया, डेमोक्रेसी, और आपको ये समझ में आ गया कि लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहते हैं इंग्लिश में, और अब आपका काम हो जाएगा, तो ये थोड़ी गलतफहमी है। केवल डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहते हैं और आपका इंग्लिश मीडियम हो गया, नहीं, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। अब यही है कि हम जो इंग्लिश वाले से एक्सपेक्ट करते हैं, क्या डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी होती है? ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंग्लिश में हमको 8-10 चीज़ें बताए डेमोक्रेसी के बारे में, इंग्लिश में ही बताए। वो एक्सपेक्टेशन हिंदी से भी रहेगा, और हिंदी वाला ये सोचता है कि मैंने लोकतंत्र लिख तो दिया है। यहाँ ये प्रॉब्लम है, इस वजह से हिंदी का सिलेक्शन नहीं होता। इंग्लिश वाला ये बोलता है कि डेमोक्रेसी मीन्स पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी मीन्स पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी मीन्स इंक्लूसिवनेस। डेमोक्रेसी का मतलब होता है इंक्लूसिवनेस, केवल राइट टू वोट नहीं। कई लोगों को डेमोक्रेसी का मतलब लगता है कि राइट टू वोट, हाँ। फिर डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, डेमोक्रेसी का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख सकते हो पावर डेलीगेशन, डेलीगेशन ऑफ पावर, शक्ति का हस्तांतरण, उसको ही विकेंद्रीकरण कह सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। और
और सिंपल मीनिंग तो राइट टू वोट एंड राइट टू मतलब आपको चुनाव में खड़े होने का भी अधिकार है कि आप चुनाव में खड़े होने का भी अधिकार है, चुनाव में वोट देने का भी अधिकार है। और जब हम बात करते हैं तो जो इलेक्टोरल रिफॉर्म में जितनी चीज़ें हुई, नोटा हुआ है, यानी चॉइस रखने का, राइट टू चॉइस, राइट टू चॉइस। नोटा जो हमारी चॉइस को बढ़ा देता है ना, ऊपर की कोई चॉइस हमको पसंद नहीं तो नोटा बढ़ा देता है, तो ये यहाँ तक जाएगा। और क्वेश्चन पूछने का अधिकार, राइट टू क्वेश्चन, प्रश्न पूछने का अधिकार। डेमोक्रेसी मीन्स राइट टू क्वेश्चन। राइट टू इंफॉर्मेशन, डेमोक्रेसी मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू नो, राइट टू नो। बल्कि ऐसा करते करते डेमोक्रेसी फंडामेंटल राइट हो जाएगी, क्योंकि राइट टू नो किसका पार्ट है? आर्टिकल 21 का, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड वाले में यही उन्होंने कहा, उन्होंने कहा आप काला धन छुपाते छुपाते, ठीक है काला धन छुपा रहे थे, आपने कहा काला धन छुपाने मतलब काला धन छुपाना मतलब काला धन, ब्लैक मनी नहीं आएगा पॉलिटिक्स में, या बिल्कुल उस तरह से हम उसका इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो इसलिए हम इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आ रहे हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट कहाँ चला गया? राइट टू नो, आपने तो इसको हिडन कर दिया, आपने तो कहा कि नहीं इसको कोई नहीं जान पाएगा, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है, ये डेमोक्रेसी है जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की है कि नहीं आप पब्लिश कीजिए, सारा डेटा पब्लिश कीजिए, कौन किसको चंदा दे रहा है, ये जानना। राइट टू नो, राइट टू नो, राइट टू लाइफ का पार्ट है आर्टिकल 21, और वो फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू नो इम्पॉर्टेंट है। वायोलेशन आप फंडामेंटल राइट का कर गए, ब्लैक मनी को पकड़ते पकड़ते। ब्लैक मनी पकड़ रहे हो, अच्छी बात है, ब्लैक मनी पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए देखिए सरकार के किसी भी कदम से, भला कदम भी हो, अच्छा कदम भी हो, लेकिन अगर वो फंडामेंटल राइट को छूने लगता है तो कोर्ट बीच में आ जाएगा, जुडिशियल रिव्यू। तो देखा जाए तो डेमोक्रेसी मीन्स जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियल रिव्यू, लॉ ऑफ रूल ऑफ लॉ। डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी मीन्स लिमिटेड गवर्नमेंट। अब इंग्लिश वालों से तो हम इतनी अपेक्षा करते हैं कि 8-10 चीज़ें वो लिखें, तब जा कर के हम मानेंगे कि तुम्हें डेमोक्रेसी पता है। तो यही चीज़ हिंदी वाला भी लिखे, सीमित सरकार लिखे, लिमिटेड गवर्नमेंट को सीमित सरकार लिखे, लेकिन वो लिखे तो मुश्किल है कि हिंदी वाला इतने सारे पॉइंट लिखेगा। उसको ऐसा लगेगा कि मतलब जैसे रिजर्वेशन वाले को लगता है ना कि शेड्यूल ट्राइब है तो उसको कम नंबर लाने हैं, शेड्यूल कास्ट वाले को लगता है कि उसको कम नंबर लाने हैं, है ना। ऐसे कोई भी रिजर्वेशन में होता है तो उसको लगता है उसको कम नंबर लेके आना है, क्योंकि ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हिंदी मीडियम वाले को लगता है कि मैंने ये लिख तो दिया है, और इंग्लिश मीडियम वाले से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो तैयारी भी करता है और लिखता भी है, इसलिए ज़्यादा नंबर आते हैं। सीधी सी बात है। इतनी 10 बातें हिंदी वाला लिख के आ जाए, बन जाएगा वो भी IAS, वो भी पहुंच जाएगा टॉप 100 में। लिखे तो पहले, वो लिखेगा ही नहीं, क्योंकि वहां तक उसकी अप्रोच नहीं जाती, वो उतने अच्छे से टेबल नहीं बनाता, वो उतने अच्छे से फ्लो चार्ट नहीं देता, डायग्राम नहीं बनाता। तो हिंदी मीडियम में मेहनत करना पड़ेगी, इंग्लिश की तरह करना पड़ेगी। और मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा मेहनत होगी कि हिंदी मीडियम की किताबें और मटेरियल जो है वो ज़्यादा काम नहीं करेगा। उसके लिए उसको इंग्लिश रेफ़र करना पड़ेगा, और इंग्लिश जब वो रेफ़र करने जाएगा तो उसका काम बढ़ जाएगा। हिंदी वाले का काम ये बढ़ जाएगा कि उसे पहले हिंदी में ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। पेपर में भी उसका पेपर इसलिए मुश्किल होता है, हिंदी का आदमी प्री इसलिए कम पास करता है क्योंकि वो सबसे पहले हिंदी मीडियम का होने के नाते हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ता है, क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ता है, और फिर उसको समझ में नहीं आता तो फिर वो इंग्लिश में जाता है। देखिए अभी एक बच्चा कोई बता रहा था कि उससे गलती पिछली बार ये हुई कि सिलेक्शन तो उसका हो जाना था, CSET में भी पास है, लेकिन GS में कम इसलिए आ गए कि उसने पहले क्या किया, 100 क्वेश्चन पढ़े,
और 100 क्वेश्चन पढ़ के और उसने देखा मतलब कि पेपर कैसा है, तो उसके लिए उसने पूरे 100 क्वेश्चन पढ़े। और उसके बाद जब वो टिक लगाने के गया ABCD में से, जब वो उसको करना था, तो उसने क्वेश्चन को फिर से पढ़ना पड़ा, क्योंकि ऐसे कैसे लगा देगा, वो तो पढ़े हुए भी तो आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया पढ़े हुए। तो 45 मिनट पहले आपने पढ़ा था, अब तो याद नहीं है कि इसमें से ABCD कौन सा है, क्योंकि अब तो आप फाइनल डिसीजन लेने जा रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हो, अगर आपको आता है C है आंसर, तो C को टिक करो। दोबारा पढ़ने जाओगे टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन को देख करके C याद नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा और दिमाग को स्थिर रख के पहले जो C याद आया था वैसा ही माहौल बनाना पड़ेगा, तब जाके C याद आएगा। और वैसा बनाना मतलब उतना ही सिंसियर रहना पड़ेगा, तो डबल टाइम हो गया, है ना। तो ये वाली गलती तो नहीं कर सकते। ये गलती हर हिंदी मीडियम वाले के साथ होती है। इंग्लिश मीडियम वाला एक तरफ हिंदी में लिखा रहता है, सामने इंग्लिश में लिखा रहता है, तो वो इंग्लिश की तरफ से शुरू ही नहीं करता हिंदी मीडियम का, हिंदी से शुरू करता है। और हिंदी इतनी क्लिष्ट होती है, बहुत ही खतरनाक हिंदी होती है, शशीकरण। तो शशीकरण समझ में नहीं आता, फिर वो इधर आता है, ठीक है। ऐसे ही वो उसको समझ में आता है कि इधर तो बोलते हैं कि बोल देते हैं फर्टिलाइजर, उधर होता है उर्वरक। तो उर्वरक तो खैर कॉमन है, लेकिन जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर, तो उसको लगता है और भी कुछ हो सकता है क्या, जैव उर्वरक मतलब जानवर है क्या ये। फिर वर्मी कंपोस्ट तो नहीं है, क्योंकि जीव बता रहा है, तो वर्मी कंपोस्ट डिफरेंट चीज़ है, वर्मी कंपोस्ट अलग है। वो वहाँ लिखा होगा केंचुआ खाद हिंदी में, तब वो इंग्लिश की तरफ आता है कि वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट हमारे यहाँ गांव में बेचता है वो भी वर्मी कंपोस्ट ही बोलता है, वो केंचुआ खाद नहीं बोलता। उस थैले पे भी लिखा रहता है तो वर्मी कंपोस्ट लिखा रहता है, केंचुआ खाद नहीं लिखा रहता। हिंदी में भी लिखा रहता है तो वर्मी कंपोस्ट लिखा रहता है। या कंपोस्ट तो सभी लोग समझते हैं, सारे किसान जानते हैं कंपोस्ट मतलब खाद होता है। तो वो ऐसे में वो ठगा सा महसूस करता है कि उसको 2 बार पढ़ना पड़ गया, तो सारा काम इसी में ही चला जाता है, इसी में टाइम वेस्ट हो जाता है। इंग्लिश वाला कभी भी हिंदी में जाकर के तभी देखेगा जब बहुत कम 4-5 क्वेश्चंस को अंदर हिंदी में जाके देखता होगा कोई। बाकी सब लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में समझ में आता है, तो उनका टाइम बच जाता है। इंग्लिश मीडियम के ज़्यादा सक्सेस होने का कारण समझ में आ रहा होगा। ये किसी को दोष देने की, व्यवस्था को दोष देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। व्यवस्था अपने आप में उतनी दुरुस्त तो मैं नहीं मानता, बहुत ही घटिया संस्था है। मेरा विश्वास कतई नहीं है, मैं उसमें कतई इज्जत नहीं करता उस संस्था की, क्योंकि वो बहुत ही घटिया है। लूप होल बहुत है, क्वेश्चन मार्क बहुत सारे हैं उसके ऊपर, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है, अपनी गलती कभी नहीं मानते, कोर्ट तक को जो है वो बेवकूफ़ बनाते हैं, कोर्ट के सामने भी नहीं झुकते। बहुत गलती है, बहुत गलती है। तो वो अपनी जगह है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट खुद तैयारी पे ध्यान दें, संस्था के भरोसे न रहें, या अखबार में जो कुछ भी आता है इधर उधर कोई लोग कमेंट करते हैं उस पर न जाएं। कोई व्यवस्था को बदल नहीं पाएंगे। देश में जो लोग बदलने की बात कर रहे हैं उनने भी अपने बच्चों को इंग्लिश में ही पढ़ा रखा है। उनके खुद के बच्चे जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं और वो उसके अचीवमेंट पे और उनके परसेंटेज पे, और वो जो किसी एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होते हैं तो बहुत खुश हैं उससे। ऐसा नहीं कि वो शर्मिंदा हैं कि हमारे बच्चे ने इंग्लिश से ये सफलता प्राप्त कर ली है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जितने लोग झंडा उठाए घूम रहे हैं हिंदी का, वो सब इंग्लिश ही पसंद करते हैं। भारत है अभी और यही चलेगा। अभी इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। अभी ये सब गांव में मशरूमिंग हो रही है है ना, स्कूल्स की। और ये मशरूमिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, बड़ी मात्रा में, और हर कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले बैठा है। हालांकि वहाँ कोई क्वालिटी नहीं है। तो मुझे लगता है 1-2 चीज़ें जो बतानी थी आपको वो ये थी। दूसरा, अभी एक और बिल आया है कि जो लोकल बॉडीज़, अर्बन लोकल बॉडीज़ खास करके, उनको ज़्यादा सक्षम बनाना है, उनकी कैपेसिटी को एनहांस करना, उनको ऊपर उठाना है। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में लिखिएगा, अर्बन लोकल बॉडीज़ का कैपेसिटी बिल्डिंग।
देखिए, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात आएगी तो पहले एक और होमवर्क लिखिएगा, मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी, ये कैपेसिटी बिल्डिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये इस पे क्वेश्चन आएंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन। और ये इसी सरकार की देन है, मिशन कर्मयोगी। इसी गवर्नमेंट ने मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया है। और यहाँ अधिकारियों से, ब्यूरोक्रेट से ये अपेक्षा की जा रही है कि वो ऐसा वातावरण तैयार करेंगे जिससे बहुत आसानी से इम्प्लीमेंटेशन हो सके, एग्जीक्यूशन हो सके। क्योंकि एग्जीक्यूटिव दो तरह के बताए थे आपको मैंने, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स हैं वो हैं कलेक्टर से लेकर के तमाम जो अमला होता है पूरा प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन वो। तो यहाँ जो बात आ रही है कि जो अप्रोच अपनानी है वो डी साइलोज करना है। साइलोज में है, सिलोज या साइलोज में, यानी हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें कंपार्टमेंटाइजेशन है। कंपार्टमेंटाइजेशन मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट में इंफॉर्मेशंस हैं, इंफॉर्मेशन का कंपार्टमेंटाइजेशन, कंपार्टमेंटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको बोलेंगे साइलोज अप्रोच। उसको करना है डी साइलोज, डी साइलोज करना है। तो यही कैपेसिटी बिल्डिंग अर्बन एरिया के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी ज़रूरी है। डी साइलोज अप्रोच का मतलब ये है कि इन कंपार्टमेंट्स को तोड़ना है। अगर किसी डिपार्टमेंट में, किसी मिनिस्ट्री में अगर कोई फार्मूला तय हो गया है सक्सेस होने का या इम्प्लीमेंट करने का या कार्य योजना बनाने का, प्लानिंग करने का, तो वो शेयर करना है। तो नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग करना मतलब डी साइलोज अप्रोच। साइलोज से बाहर आना, साइलोज मतलब कंपार्टमेंट, बंद कोठरी। तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो इसमें फंसी हुई है। अगर आप कहोगे कि ब्यूरोक्रेसी की सबसे बड़ी कमी क्या है भारत में, क्यों वो एग्जीक्यूशन उतने अच्छा नहीं कर पाते, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उसका कारण है साइलोज, साइलोज अप्रोच। और करना क्या है, एक। दूसरा, रूल बेस्ड से रोल बेस्ड जाना है, रूल बेस्ड से रोल बेस्ड। अभी वो रूल पे ज़्यादा काम करते हैं। रूल मतलब कानून, लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ। उन्हें देखना होगा अपना रोल, भूमिका, उनकी भूमिका क्या है, भूमिका की तरफ जाना पड़ेगा। तो फ्रॉम रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड, फ्रॉम साइलोज टू डी साइलोज, ठीक है। और कंपार्टमेंटाइजेशन, ओपन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अगर किसी आईएएस ने एक जानकारी, ज्ञान के आधार पर, नॉलेज, इंफॉर्मेशन के आधार पर अगर सफलता प्राप्त कर ली है, इसलिए नीति आयोग बनाया गया था। नीति आयोग इसके साथ साथ इसलिए बनाया गया, मिशन कर्मयोगी जैसी चीज़ों के लिए, है ना। उसका कारण था नीति आयोग जो है बॉटम अप अप्रोच है, वो नीचे से जानकारी ले रहा है, नीचे से जानकारी ले रहा है, रूट लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जानकारी इकट्ठी कर रहा है और उसको फिर ऊपर पॉलिसी मेकिंग में यूज़ किया जा रहा है। तो ये नॉलेज शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है। वही इसी पे जो मोदी जी का एक फेमस कोट है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये भी यही होगा। मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब यही हो जाएगा, गवर्नमेंट कम से कम रखो। गवर्नमेंट कम से कम रखो मतलब इन्फॉर्मेशन को छुपा के मत रखो, इन्फॉर्मेशन को शेयर करो। रूल मत चिल्लाओ, रोल पे आ जाओ, काम करो, यानी गवर्नेंस। गवर्नमेंट नहीं करना, गवर्नमेंट खेलना नहीं है, ठीक है। आओ सरकार खेलें ऐसा नहीं, ये सरकार है वो सरकार है, नहीं।
और नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, और आईसीटी इंटरवेंशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अगर आ गया तो सब चीज़ें कंप्यूटर पे आ जाएगी, मेल से होने लगेगा, यानी ई गवर्नेंस। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होगा उतना डिसाइलोज होगा, आ गया समझ में। और वेबसाइट पे अगर सारी चीज़ें अवेलेबल है तो आरटीआई लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आपने वैसे ही डिस्क्लोज कर दिया, उनको बोलो भैया वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, हमसे क्या मांग रहे हो, सब कुछ वेबसाइट पे है। इसलिए आप देखोगे कि जब से आरटीआई आया उसके बाद वेबसाइट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आरटीआई में मांगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, वेबसाइट पे पड़ी होती है। तो ये चीज़ें जो है ये आप कई जगह पे लिख पाओगे। अब इनके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो सीधा मिशन कर्मयोगी, मोदी जी बहुत इसका नाम लेते हैं कई सारी मीटिंग्स में, और ख़ास करके जब वो सिविल सर्विसेज वालों से बात करते हैं तो इसका नाम रखा कर्मयोगी। धर्मयोगी नहीं बनाया, कर्मयोगी, क्योंकि धर्म तो वो रूल हो जाएगा, रूल बेस्ड हो जाएगा, रोल बेस्ड है मतलब कर्मयोगी, आपको कर्मयोगी होना। और हालांकि एक क्रिटिसिज्म होता है कि उन्होंने लेटरल एंट्री की शुरुआत की इसको कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, इसको बोलेंगे ये सारी जो चीज़ें हो रही है कैपेसिटी बिल्डिंग, तो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उन्होंने शॉर्टकट रास्ता अपनाया है। उनको मालूम है कि बहुत सारे लोग फाइल नहीं कर रहे हैं, आईएएस फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे आईएएस तो इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि रिस्की है, भविष्य में इसकी जांच होगी, ऑडिट होगा, और इन्वायरमेंटल ऑडिट होगा तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो आप दे रहे हो वो गलत दे रहे हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे पेड़ कटने वाले हैं, इसलिए भी वो सिग्नेचर नहीं करता, क्योंकि वो पर्यावरण प्रेमी भी है, आईएएस भी है, उसने पढ़ भी रखा है। कई बार उसको मालूम है कि ये सारा पैसा किसी एक अमीर आदमी के पास चला जाएगा, इस वजह से भी वो सिग्नेचर नहीं करता। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, वो संविधान के खिलाफ हो जाएगा। तो कई कारण होते हैं सिग्नेचर नहीं करने के, तो उन्होंने सीधा जॉइंट सेक्रेटरी पे लेटरल एंट्री कर डाली। ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने हर साल 50 के आसपास लोगों को लेना शुरू कर दिया। आईएएस में भी जॉइंट सेक्रेटरी बनते बनते लगभग 17 साल लग जाते हैं। किसी भी आईएएस को जॉइंट सेक्रेटरी बनने में 15 से 20 साल लगते हैं, तो 15 से 20 साल से पहले वो जॉइंट सेक्रेटरी नहीं बन पाता। और सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉइंट सेक्रेटरी, यूनियन गवर्नमेंट का जॉइंट सेक्रेटरी, मतलब यहाँ का सेक्रेटरी सॉरी, यहाँ के सेक्रेटरी के बराबर है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मान लीजिए प्रमोशन होते होते। तो इतना पुराना अधिकारी, 15 से 20 साल पुराना अधिकारी, ये सीधा बना देते हैं, सीधा बना देते हैं और सीधा ही उसको फाइल सिग्नेचर के लिए बिठा देते हैं कि अब तुम आईएएस। और आईएएस लिखता है वो अपने नाम के आगे, बंगले पे भी लिखा रहता है, गाड़ी पे भी लिखा रहता है, उसकी कार्यालय पे भी लिखा रहता है कि आईएएस है। वो आईएएस ही कहलाता है, आईएएस के तौर पे ही रिटायर भी होगा। उसको नियुक्ति दे दी, लेटरल एंट्री, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्योंकि इन लोगों में कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि ये नीचे से जाते हैं, कलेक्टर रहते हैं, फिर कमिश्नर बनते हैं, फिर वहाँ पहुँचते हैं, तो फिर इनको बहुत सारे नियम कानून पता होते हैं, तो फिर ये रूल सिखाने लगते हैं, तो रोल जो है वो ठीक से नहीं निभा पाते हैं। तो हम रोल के लिए बिल्कुल एक नए अधिकारी लेके आए हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है। तो ये कौन है, बोले ये कारपोरेट सेक्टर के लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, इन्होंने अपने यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट किए हैं और ये किसी कंपनी को बहुत ऊंचाई तक ले गए थे। अब हम सीधा इनको यहाँ ले आए और अब ये इस काम को देखेंगे और इन्हें ये सब करने की आदत है, ये नियम नहीं बताएंगे और ऐसे लोग नियम बता भी नहीं सकते। तो लेटरल एंट्री पे भी लिखेगा कि व्हाट इज़ लेटरल एंट्री और ये कैसे काम करती है, हाउ इट्स वर्क, उसका वर्किंग का तरीका कैसा है और ये कैपेसिटी बिल्डिंग में कैसे, प्रॉज कॉन्स में क्या आएगा। प्रॉज में फेवर में तो ये हो जाएगा कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग के हिसाब से अच्छा है, क्योंकि हमको ऑलरेडी सारे एक्सपर्ट मिल गए, एक्सपर्ट सीधा ही मिल गया, क्योंकि वो तो जनरल व्यक्ति था, उसके पास तो जो इन्फॉर्मेशन है वो जनरलाइज थी,
ये तो स्पेशल इन्फॉर्मेशन है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है इसके पास, तो ये ज़्यादा अच्छे से उस काम को कर पाएगा। तो ये लॉजिक है उसके साथ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो कर पाएगा। तो एक तो ये चीज़ है। तो लेटरल एंट्री के अगेंस्ट में क्या है कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। दूसरा, वो अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति कैसे आएगी, क्योंकि उसने तो उस तरह से शपथ नहीं ली है यानी उसकी ट्रेनिंग तो उस तरह से नहीं हुई है। और जब वो ब्यूरोक्रेसी में नीचे से काम करता हुआ ऊपर आता है और सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता है, पॉलिटी, इकोनॉमी सब पढ़ता है। ठीक है, देखिए हमारी जो पॉलिटी है वो पॉलिटी नहीं है और हमारी जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी नहीं है, समझिए थोड़ा सा। हम जिस सिविल सर्विसेज में जो हम पॉलिटी को पढ़ते हैं वो पॉलिटी जैसा लगती नहीं है ना। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो एक्शंस हैं, सीधी सीधी एक्शंस हैं। और जिस इकोनॉमी को हम पढ़ते हैं वो कई बार पॉलिटी लगेगी आप, क्योंकि उसमें योजनाएं बहुत है सरकार की स्कीम्स है, सरकार बहुत सारी है। जब आप रिजर्व बैंक पढ़ेंगे तो बीच में सरकार आ जाएगी, वहाँ बैंकिंग पढ़ेंगे तो बैंक को इतने सारे सरकार ने काम दे रखे हैं कि बैंक ये भी करेगा, बैंक वो भी करेगा, एमएसएमई को भी देगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना देखेगा। तो आपको लगेगा कि आप बैंकिंग पढ़ रहे हो या गवर्नमेंट पढ़ रहे हो, तो पॉलिटी पढ़ रहे हैं हम लोग। फिर इंश्योरेंस पढ़ेंगे तब फिर उधर आप कोई सी भी चीज़ पढ़ो। फिर थोड़ा सा इंटरनेशनल में जब हम WIPO में जाएंगे या WTO में जाएंगे या IMF पढ़ेंगे तो फिर फॉरेन पॉलिसी आ जाएगी, तो फिर पॉलिटिक्स आ जाएगी। तो फिर ऐसा लगता नहीं, दरअसल हमारा जो इकोनॉमी है और जो हमारा पॉलिटी, इसलिए हम ये सब चीज़ें पढ़ कर के और इसके एग्ज़ाम दे कर के वहाँ तक पहुँचते हैं। तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होती है भारत सरकार और उसके कामों के लिए। और प्राइवेट सेक्टर का आदमी जब उठ कर के यहाँ आता है तो वो प्रॉफिट मेकिंग एजेंसी बनाना चाहता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कंपनी को प्रॉफिट में ले जाना जो है वहाँ के CEO का और वहाँ के वर्कर्स का काम होता है कि मेरी कंपनी को मैं कैसे प्रॉफिट में ले जाऊँ। जबकि कंट्री में सरकार को के CEO आप नहीं है, सरकार कोई फैक्ट्री नहीं है, सरकार कोई कंपनी नहीं है कि आप उसको प्रॉफिट में ले जाएंगे। यहाँ उल्टा सरकार को घाटा होगा, क्योंकि फिर तो गरीबों को जो निःशुल्क अनाज दे रहे वो बेकार लगेगा उस कारपोरेट सेक्टर के आदमी को। उसको लगेगा इससे सरकार को क्या फ़ायदा है, वो लोग आखिर सरकार को दे क्या रहे हैं। तो वो जो वेलफेयरिज्म वाली जो है उसको तो फिर वही, इसलिए वो जो लोग हैं इस प्रकार की मानसिकता के, वो उसको रेवड़ी कल्चर बोल देते हैं। वो बोल देते हैं कि ये तो रेवड़ी बांट रहे हैं और ये रेवड़ी कल्चर नहीं चलेगा, मुफ्तखोरी नहीं चलेगी। क्योंकि ये मुफ्तखोरी नहीं है, ये आप के पास आया कहाँ से, जनता से ही तो आया है। तो जनता का जनता को दे दिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देना है, बल्कि तो ये तो उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो इससे बढ़िया और एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, बात समझ में आई ना। तो ये जो है ये अप्रोच आपको यहाँ लिखनी है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काफ़ी कुछ 2023 में मटेरियल आया है। और अर्बन लोकल बॉडीज़ को कैसे कर सकते हैं तो अर्बन लोकल बॉडीज़ को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको, जैसे इंदौर एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है स्वच्छता के मामले में, क्योंकि वो लोकल बॉडी का काम है। ठीक है, तो म्यूनिसिपल बॉन्ड, रिसोर्सेज, लोकल बॉडीज़ के पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, उसको स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करना पड़ता है रिसोर्सेज के लिए। आप जानते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में आता है ना, म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ दोनों के लिए है स्टेट फाइनेंस कमीशन। और स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो स्टेट के ऊपर डिपेंड करना पड़ गया। तो अगर वो खुद का सोर्स निकाल ले, खुद ही अपना फंडिंग कर ले, खुद सेल्फ फंडिंग कर ले, तो कैसे कर सकता है? लोगों से बॉन्ड के माध्यम से। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग के तरीके हैं। ICT इंटरवेंशन, जब भी कैपेसिटी बिल्डिंग का आएगा, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, ICT इंटरवेंशन सब में डाल दीजिएगा, ICT इंटरवेंशन सब में डाल दीजिएगा।
चलिए एक चार्ट मेंस का बना लीजिएगा लिखने का, तो आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगा। अलग फ्रेश पेज पे बनाइए, फ्रेश पेज पे बनाइए। जब भी आप किसी आंसर को लिखेंगे और उसमें जस्टिस करने की कोशिश करेंगे, तो जस्टिस करने की जब भी कोशिश करेंगे तो उसमें एक पॉइंट लिखिएगा कि हमेशा एक पॉइंट होगा एजुकेशन। एजुकेशन पे जरूर लिखेंगे। और एजुकेशन में भी आप जब लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले नीचे सबसे ज़्यादा वनरेबल सेक्शंस पे लिखेंगे, गर्ल चाइल्ड। तो गर्ल चाइल्ड की स्कूल एजुकेशन से आप लिखना शुरू कर सकते हैं, कभी भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर SC STs और फिर तमाम वनरेबल जितने भी ग्रुप्स हैं। दूसरा जो लिखने लायक जो चीज़ है वो है इन्वायरमेंट। हर जगह पर इन्वायरमेंट का एस्पेक्ट जरूर डालिएगा। अगर इन्वायरमेंट उसमें आता है तो जरूर डालिए इन्वायरमेंट। फिर लिखिए हेल्थ, नेक्स्ट हेल्थ पे जरूर लिखिए। फिर लिखिए पॉवर्टी यानी इनकम या अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब एक साथ आ जाएंगे, इस पे जरूर लिखिए। तो जितने डायमेंशन आप लिखेंगे उनमें ये सबसे ज़रूरी चीज़ें रहेंगी जिनको देना ही है। और फिर जब आपको इसी प्रकार का कोई असेसमेंट करना है तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, हर चीज़ का, सरकार के हर प्रोजेक्ट का, हर स्कीम का, किसी भी योजना का, प्लान का, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। वो जो वनरेबल लिखे हैं उसमें ओल्ड एज पीपल भी आ जाएंगे, ठीक है। और इन्वायरमेंट जब लिखोगे तो ग्रीन एनर्जी और वो इन्वायरमेंटल जितने इश्यूज हैं वो सारे आएंगे। इनको सबको खोलोगे तो बहुत सारा निकल करके आएगा। ये आपके लिखने का पैटर्न होना चाहिए सभी में, ठीक है। और इन सब को अच्छे से करने के लिए, इन सबको फ़ायदा पहुंचाने के लिए और सरकार को के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ICT इंटरवेंशन यानी इंटरनेट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो कंप्यूटर, मोबाइल इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग। तो जेम ट्रिनिटी, जनधन आधार मोबाइल। अब आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन इनके आधार पर तैयार कीजिए। और चूंकि इतना ज़्यादा ICT इंटरवेंशन हो जाएगा और इतना सारा डेटा और आधार का और इन सब का खेल हो जाएगा, तो डेटा प्रोटेक्शन, पर्सनल वाला डेटा जो प्रोटेक्शन की बात हमने की थी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, DPDP किया था ना, तो वो ज़रूरी है, अदरवाइज उसके फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो मैटर मैंने लिखवाया, ये एक आप ऐसा फ्रेम है कि जो किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 90% क्वेश्चंस में ये वाला फार्मूला लगेगा और इससे आप भटकेंगे नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है कैपेसिटी बिल्डिंग वाला हो जाएगा। अच्छा, एक और बिल आया हुआ है, मीडिएशन बिल। थोड़ा सा पिछली बार बताया था, मीडिएशन के बारे में नहीं बताया था। मीडिएशन बिल 2023, मीडिएशन बिल। तो 3 चीज़ें होती है ADR में। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ADR का मतलब है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि जो कोर्ट, जो मेन स्ट्रीम जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है वो तो है कोर्ट्स, हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये जो कोर्ट है ये हमारे मेन स्ट्रीम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम है, मैकेनिज्म है। इसके अलावा अगर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में जाना है तो आप या तो ट्रिब्यूनल्स में जाइए या फिर इसमें आइए,
तो इसमें 3 होते हैं, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन। आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन। तो आर्बिट्रेशन तो सिंपल है, जितने भी ट्रिब्यूनल्स वगैरह हैं ये सब आर्बिट्रेशन का काम करते हैं, ठीक है। और आर्बिट्रेशन का काम करते हैं मतलब समझौता कराने का काम करते हैं। गवर्नमेंट जो आर्बिट्रेशन करती है वो कई बार जो है आप देखते हैं कि लोक अदालत लगाती है, तो ठीक है, वो आर्बिट्रेट करती है, आर्बिट्रेशन। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बहुत सारे हैं, जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट से जो है भारत सरकार को नुकसान हुआ, ऐसे बहुत सारे, वोडाफोन आइडिया वो वाले जीत गए थे, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन इस साल का बिल जो है वो है मीडिएशन बिल, सरकार जो लेके आई है मीडिएशन बिल 2023। मीडिएशन जो होता है वो थोड़ी सी सिंपल प्रोसेस है। मीडिएशन में मीडिएटर जो होता है वो इंटरफेयर नहीं करता, किसी प्रकार का वैल्यूएशन नहीं करता। वो दो लोगों को बोलता है कि आप मुझसे मीडिएशन चाहते हैं, मैं मीडिएटर हूं, चलिए आप करिए सॉल्व, आप करिए, मैं बैठा हूं, कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप करिए। कॉन्सिलिएशन में कॉन्सिलिएटर जो होगा वो मीडिएशन तो करता ही है, यानी कि बीच में तो होता ही है वो, लेकिन साथ साथ वो वैल्यूएटर भी होता है, वैल्यूएशन भी करता है, इवेल्युएट करता है, सॉरी वैल्यूएशन नहीं, इवेल्युएशन, इवेल्युएट करता है चीज़ों को, और एक तरह से उसका रोल होता है। तो ये मूल अंतर है। बाकी एक टेबल आती है, वो आप गूगल पे डालेंगे तो मिल जाएगी, डिफरेंस बिटवीन मीडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन। बहुत फेमस टेबल है, मिल जाएगी, बहुत सारी टेबल्स रहेंगी, उसको आप पढ़ लीजिए दोनों को, मीडिएशन क्या है, कॉन्सिलिएशन क्या है। तो ये सवाल आ सकता है। सरकार ने पहली बार नियमों को स्पष्ट किया है मीडिएशन के और कहा है कि ये बाइंडिंग होंगे, खास करके कॉन्सिलिएशन वाले क्या होंगे, बाइंडिंग होंगे। एक बार आप अगर उसमें चले गए और आपने प्रक्रिया को वापस नहीं लिया, कितने दिन में वापस ले सकते हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि मीडिएशन ठीक से नहीं हो रहा है, कॉन्सिलिएशन ठीक से नहीं हो रहा, तो आप वापस भी ले सकते हैं। तो उसमें सब शर्तें हैं कि इतने सप्ताह बाद, इतनी सुनवाई के बाद आप वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर एक बार हो गया फैसला, एक बार अगर आपने तय कर लिया कि हम दोनों ने मिलकर तय किया, उन्होंने भी कहा अच्छा अच्छा ठीक है आपने किया, सिग्नेचर हो गए, एक तरह का वर्डिक्ट हो गया, वो वर्डिक्ट की तरह होगा, वो हाई कोर्ट जैसे फैसला देता है वैसा हो गया। तो आपका आपसी समझौता ही फैसला हो गया, ठीक है ना। आपसी समझौता किया हमने, उसने नहीं किया, लेकिन उसने सिग्नेचर मार दिए, मतलब वो वर्डिक्ट हो गया उसका, किसका, मीडिएशन कोर्ट का। तो ये कोर्ट की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो क्यों है इसकी ज़रूरत, देखिए कभी भी किसी भी चीज़ को लिखोगे तो क्या लिखोगे, नीड से शुरू करोगे, ठीक है। तो मेंस में जो आप लिखोगे वही चीज़ प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो नीड क्या है, जुडिशियल पेंडेंसी, फिर से जुडिशियल पेंडेंसी। दूसरी चीज़ है कि नीड इसलिए भी है क्योंकि जुडिशरी में जो लोग होते हैं वो केवल लॉ के एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें लॉ पता होता है, जबकि मीडिएशन में और कॉन्सिलिएशन में वो जो मुद्दा है, वो जो इशू है, उसके एक्सपर्ट के पास आप जा सकते हो, या उसके एक्सपर्ट को उसमें रख सकते हो मीडिएशन में और कॉन्सिलिएशन में। तो यहाँ एक्सपर्ट होंगे वो इशू के एक्सपर्ट होंगे, उस इशू को डील करने वाले लोग, ठीक है। और क्या होगा, आपको जुरिस्डिक्शन एरिया में ही सर्विसेज मिल जाएंगी। सर्विसेज कहाँ मिल जाएंगी, जुरिस्डिक्शन एरिया में, यानी जुरिस्डिक्शन एरिया मतलब लोकल जुरिस्डिक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको हाई कोर्ट जाना है तो जबलपुर जाना पड़ेगा मीडिएशन के लिए जाना तो भोपाल से ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सस्ता होगा और टाइम और मनी सेविंग दोनों है, ठीक है। पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा, पैसे और समय की बचत भी है। तो यही उसके लाभ भी हैं, यही नीड भी है।
लेकिन प्रॉब्लम्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं कि जब आपके पास जुडिशरी में ही इतनी सारी वैकेंसी हैं तो आप इनके लिए मीडिएटर और कॉन्सिलेटर और इनको अपॉइंट करने के लिए लोग कहाँ से लाएंगे? एक अपील की चैलेंज है, अपील का चैलेंज है, क्योंकि जुरिस्डिक्शन के हिसाब से अपील हाई कोर्ट में होगी तो हाई कोर्ट में फिर जाकर पेंडिंग हो जाएगा। लैक ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज बहुत कम है, मैन पावर, एक्सपर्ट्स नहीं है इतने सारे। और एक और चीज़, अभी भी लोगों का विश्वास मीडिएशन में और उसमें उतना नहीं है, वो कोर्ट में ही जाना पसंद करते हैं, है ना। कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको वो अच्छा मानते हैं, वो सोचते हैं कि हम कोर्ट से ऑर्डर करा लाए। मीडिएशन में जाकर के वहाँ कुछ करना मतलब उनको लगता है कि ये उतना नहीं है। तो लैक ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट इरोजन कर सकते हो, ट्रस्ट इरोजन इन जुडिशरी या एडीआर, एडीआर में ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ये जो मैंने आपको एक आंसर लिखना ये सिखाया ना, ये यहाँ क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही घुमाएगा वो प्री में इसकी लैंग्वेज बनाएगा एडीआर की, कि कॉन्सिलेशन इज ए वन ऑफ द मीडियम ऑफ एडीआर या ए टाइप ऑफ एडीआर, इस टाइप से करके वो देगा। फिर उसके अंदर वो कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा कि आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि मतलब ये सही लिखा हुआ है जबकि वो गलत है, ठीक है। और जिसको आप गलत मानेंगे वो सही मिलेगा। तो इसको इसी मेंस के स्टाइल में पढ़ने से ही प्री का आंसर निकलेगा, ध्यान रखिए। मेंस के स्टाइल में पढ़ोगे तो प्री का आंसर निकलेगा। तो आज का होमवर्क यही है, ठीक है। चलिए कल करेंगे, फिर थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करिए, 7 बजे तक। मैं 7:10 पे या 7:05 पे शुरू कर देंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की